बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 12 जुलाई है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के पैगामात, उनके माजी के बयानात एक बार फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर रीट्वीट होना शुरू हो गए। अलीमा खान ने इस सिलसिले का आगाज़ किया। इन पैगामात के अंदर और इन ट्वीट्स के अंदर पाकिस्तान की आवाम को किस मकसद के तहत दोबारा जगाया जा रहा है। दोस्तों, 15 नकात मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन किस तरह बुरी तरह नाकाम हुए और आज अलीमा खान को क्यों लीड करना पड़ रहा है। अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करें, क्या पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है। तहरीक इंसाफ के अंदर के जितने भी इख्तलाफात हैं, इसने इमरान खान की तहरीक और रिहाई को किस बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, और कौमी मफाहमती तोला जो बातें आज कर रहा है कि असीरान को रिहा कर दो और इमरान खान से मुलाकातें जो हैं वो बहाल कर दो, इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौमी हुकूमत, कौमी मफाहमती पॉलिसी, और किन लोगों को एक्टिव किया गया। और दोस्तों, तजर्बाकारों ने इस मुल्क को किस तरह से तबाह कर दिया, ये तमाम तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। और ये आप ही का विजन है सर। और नून लीग के लोग तालियां बजाकर शहबाज शरीफ साहब का किस तरह से इस्तकबाल कर रहे थे, ये तमाम तफसीलात शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और IMF की रिपोर्ट्स, गंदम का एक और स्कैंडल, और फिर KPK के अंदर बढ़ते इख्तलाफात, और फिर मरीम नवाज़ की पुरानी ट्वीट्स जो उन्होंने इमरान खान के दौर में की। वो जमहूरियत के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखती थी माजी में, और आज उन्होंने अपने माजी को किस तरह माजी का हिस्सा रहने दिया, और आज जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर जब उनको बिठाया गया तो आज उनके ये डिजिटल फुटप्रिंट्स किस तरह से उनको हॉन्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ चुकी है जिसमें मरीम नवाज़ की पुरानी तकरीरों को उन्हीं को टैग करके शेयर किया जा रहा है। और दोस्तों, हलाल क्रिप्टो की भी कहानी आपको सुनाएंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया, और जो बिलाल बिन साकिब साहब हैं इस पूरे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के करता धरता, वो पहुंच गए, उनसे मुलाकात हुई। तो क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपने फतवे को वापस लेंगे, इसका भी मुकम्मल हाल आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि मामला है 1000 मिसाइलों का। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि मुझे अगर मारा गया तो फिर इन तमाम मिसाइलों का रुख होगा ईरान की तरफ, आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि 3 दिन पहले अलीमा खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाए। और वो गुफ्तगू जो उन्होंने सहाफ़ियों से की, पाकिस्तान की आवाम के लिए की, ये पता चले कि इमरान खान किस किस्म की जेल काट रहा है। 1 बरस पहले इमरान खान से जब राब्ते बहाल थे तो इमरान खान ने कौम को मुखातिब करते हुए क्या पैगाम दिया, और पार्टी के लिए खुसूसन क्या हदायत थी। 1 बरस पहले अलीमा खान के ज़रिए, बाकी बहनों के ज़रिए सोहेल अफरीदी को पैगाम पहुँचाया गया कि स्ट्रीट मूवमेंट को अपने अरूज पर ले जाओ। जुनैद अकबर को कहा गया कि सूबे के अंदर पार्टी की जो दोबारा से तंजीम साजी है इसे मौसर किया जाए, और तमाम धड़ों को इकट्ठा करके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आप जमा हो और तहरीक चलाएँ। लेकिन दोस्तों, 1 बरस गुजर गया, 3 बरस इमरान खान को जेल में होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी इमरान खान की रिहाई के हवाले से। आपको इतने दफ़ा ये मौका हुकूमत बार बार देती है। पेट्रोलियम लेवी का मामला हो, इसमें तेल की कीमतों की निशानदही हो, इसहाक डार की फैमिली का केस हो, इस हुकूमत की करप्शन के केसेस हो, अरबों की करप्शन हो, जहाज़ हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन इसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सके। आपके पास सबसे बड़ा इशू महंगाई का था, और हमने अचकज़ई और बाकी लोगों को भी तहरीक चलाते हुए नहीं देखा। देखें, इसमें कैच क्या है कि ये पुरानी तकरीरों को दोबारा रीट्वीट किया जाए और कौम को बताएं। कैच ये था कि इनकी असलियत कौम के सामने आए कि इमरान खान तो 1 बरस पहले कह चुका कि निकलो, आवाम को निकालो, तहरीक को अपने अरूज पर ले जाओ, लेकिन ये हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं और वजारतों को इंजॉय किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन KP चैप्टर से सोहेल अफरीदी के हक़ में बहुत सारी ट्वीट्स आपको मिलेंगी, और उनके प्यार करने वाले इस वक्त मैदान में है और उनको पर्सोनीफाई करके पेश करें। लेकिन मैं आपके सामने इमरान खान की उस गुफ्तगू को रखना चाहता हूँ जो 1 बरस पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए कही थी। और वो क्या कह रहे थे, जेल में वकला और अहले खाना से गुफ्तगू का मतन क्या है, वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान के बयान के अहम निकात 19 मार्च 2025, दहशतगर्दी और जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है। इमरान खान ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया।
जाफर एक्सप्रेस के ऊपर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया और अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। उनके मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात रियासती सिक्योरिटी के निज़ाम पर सवालात उठाते हैं। आज एक बरस हो गया और बलूचिस्तान के हालात आपके काबू से बाहर हो गए। लोगों के शनाख्ती कार्ड देकर उनको मारा जाता है। बलूचिस्तान से कोई खबर नहीं आ रही। जिन पुलिस के जो एहलकार जो शहीद हो गए, इनके जनाजों की तस्वीरें पाकिस्तान के मीडिया पर भी नहीं चलाई गई। और जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और जो नारे लग रहे थे, इनको सेंसर करना ही बनता था, क्योंकि अगर ये कौम को दिखा दिया जाए कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है तो यकीनन इनकी असलियत सामने आ जाएगी। दोस्तों, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकआउट। इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करने का फैसला दुरुस्त था। उनका मौक़िफ़ था कि ना उन्हें मदऊ किया गया और ना ही उनकी राय ली गई, और बलूचिस्तान के नुमाइंदों को भी मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया गया। बंद कमरों में फैसले होते हैं ना, आज भी बंद कमरों के फैसले आपके सामने हैं। नतीजा क्या निकला? दहशतगर्दी। नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान में लोग, आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म उनके नाम नहीं लेता, कहता है कि कुछ लोग हैं जो अमन को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं और किन लोगों ने अमन को तबाह किया ये नहीं बताया जाता। दहशतगर्दी का हल, सियासी हिकमत अमली। इमरान खान ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा सिर्फ फौजी ऑपरेशन से मुमकिन नहीं है। 78 बरसों में कितने हज़ार ऑपरेशन किए गए, लेकिन दोस्तों आज तक इन ऑपरेशंस में हमने कोई कामयाबी नहीं देखी। एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन, दूसरे के बाद तीसरा ऑपरेशन, और ऑपरेशंस का सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन इमरान खान की जो बातें थी एक बरस पहले भी सच्ची थी, आज भी ये बातें सच्ची हैं और आने वाले कल में भी ये बातें सच्ची होंगी कि ऑपरेशन किसी चीज़ का और किसी मसले का हल नहीं है। और दोस्तों, ये जो 3-4 बातें खान साहब ने एक साल पहले कही थी, आज भी आपको सच्चाई इसमें नजर आएगी, क्योंकि ये वो मसला है जो पाकिस्तान में 78 बरसों में हल नहीं हो सका। सियासी निज़ाम और रियासती इदारों का किरदार। खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मुल्क इसी वक्त मजबूत होगा जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, लेकिन अवामी मैंडेट को तबाह करने के लिए कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ वो आपके सामने। आप 1971 को भूल जाएंगे। जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है, एक नया तरीका निकाल लिया गया कि यार जमहूर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जमहूरियत बहुत बुरी होती है। मैंने आपको ना बहुत पहले ये थीसिस आपके सामने रखा था और मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, असेसमेंट ये थी, तज्जिया ये था कि पाकिस्तान के अंदर जानबूझकर जमहूरियत को अब ये मुकम्मल तौर पे नाकाम करेंगे एंड डेमोक्रेसी इज़ अ डाइंग ब्रीड। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि आप निज़ाम के अंदर इतनी ख़राबियाँ पैदा कर दें, जमहूरियत के अंदर इतनी बुराइयां आप उसकी निशानदही करें कि लोग तंग आ जाएं और कहें कि यार इससे अच्छा उन लोगों के हवाले हुकूमत को कर दिया जाए और कोई आपके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद ना करे। ये कुछ पाकिस्तान में पिछले 78 बरसों से हुआ, ताकत के बलबूते पर किंग्स पार्टीज़ बनाकर। लेकिन अब हुकूमत जिसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया, आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को अपनी तहवील में लिया जा रहा है और एक नया निज़ाम खड़ा हो रहा है। हिंदुस्तान की सूरत हाल के हवाले से खान साहब जो माजी में बातें कर रहे थे, आज भी आपको सियासी नुमाइंदगी वहाँ पर नज़र नहीं आती। एक कठपुतली हुकूमत है जो वहाँ के लोगों की नुमाइंदा जमात नहीं है। फिर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का जो मामला है उसके ऊपर इतराज़ खान साहब ने माजी में भी और आज आप देख लें कि एक बरस के बाद भी बुशरा बीबी की जो कैद है इसमें कमी नहीं आई, सख्तियों में कमी नहीं आई, बल्कि उनकी एक आंख ज़ाया हो गई और दूसरी का ऑपरेशन है और हालात क्या हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो पाकिस्तान में खान साहब की इन ट्वीट्स को रीट्वीट करने का मकसद ये था कि कौम को बताया जाए कि एक बरस पहले इमरान खान के क्या मुतालबात थे पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान में ताकतवरों के हवाले से, और जिस तरह से उनके राब्तों को महदूद कर दिया गया, टीवी, अखबारात और किताबों तक रसाई रोक दी गई, बच्चों के राब्ते की इजाज़त नहीं है, और एक मुल्क का एक चीफ जस्टिस एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है और उसमें कैदियों के हकूक़ की वो बात करता है। तो एक बरस के बाद इस मुल्क के अंदर आज भी हालात वहीं के वहीं हैं। इसीलिए इन तमाम बातों को दोबारा करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी था। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कारकुनान का सब्र जवाब देने लगा। दोस्तों, ये बात अगर आप केपी में बैठकर किसी थड़े के ऊपर किसी से पूछेंगे ना तो ये बात आपको सच्ची लगेगी। अगर आप फुल बेंच में काबीना के जिन्होंने अपने लिए ब्लू पासपोर्ट और फिर उन्होंने तो जिहाद पेश की, अगर उस बेंच में बैठकर अगर आप ये बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप गद्दारी कर रहे हैं और आप एक महाज बना रहे हैं। कारकुनान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो पॉपुलर सेंटीमेंट है वो क्या है? अब खुलकर सवाल ये हो रहा है कि हिकमत अमली क्यों नहीं देते, क़यादत क्या कर रही है? सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई, वो मूवमेंट कहाँ तक पहुँची? लाहौर का दूसरा दौरा करना था, वो कब किया जाएगा? बलूचिस्तान भी आपने जाना था, वो कब जाएंगे? सिर्फ केपी में रैलियाँ निकालने से क्या हुआ? सुहेल अफरीदी का आज़ादी या मौत वाला कंटेनर कहाँ गया?
سلمان اکرم راجہ کو تنظیم سازی کی ذمہ داری دی گئی، وہ تنظیم سازی کہاں تک پہنچی؟ کیوں پارٹی کو آرگنائز نہیں کیا گیا؟ بار بار اختلافات کیوں سامنے آئے؟ سلمان اکرم راجہ خود 2-3 بار استعفیٰ دینے کا اعلان کر چکے۔ پنجاب میں عالیہ حمزہ کے بعد قیادت کہاں ہے؟ کون کارکنان سے رابطے میں ہے؟ جنید اکبر کو تحریک کی ذمہ داری دی گئی، وہ تحریک کہاں تھی؟ علی امین گنڈا پور کے اوپر تو الزام یہ تھا نا کہ علی امین گنڈا پور جتنی بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہتا ہے کہ خبردار تم نے جنید اکبر کے ساتھ تعاون کیا۔ آج آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور کیوں تحریک نہیں چلاتے؟ کیوں تحریک کا اعلان نہیں کیا جاتا؟ اچکزئی کو مذاکرات کی ذمہ داری تھی، ابھی تک اس حوالے سے کیوں پیش رفت نہیں ہوئی؟ نہ تو مذاکرات ہوئے اور نہ ہی تحریک کا اعلان ہوا۔ عمران خان کے پیغامات، حالیہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے عمران خان نے مارچ 2025 میں پیغامات جاری کیے جس میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ صرف کائنیٹک آپریشن کے ذریعے حل نہیں ہوگا بلکہ اس کا سیاسی حل آپ کو نکالنا ہوگا، جو کہ نہیں نکالا جا رہا، اور اس کے لیے منتخب حکومت ہونی چاہیے، وہ آپ کو وہاں پہ ملے گی نہیں۔ دوستو، اس پیغام کو علیمہ خان نے ری ٹویٹ کیا۔ عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی اس کے اوپر جہاں پر تحریک انصاف کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک چلائی جائے گی، وہیں پہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دیتا ہوں اور آگے بڑھیں گے۔ ان لوگوں کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے جو لوگ ماضی میں تنقید کرتے رہے، آج ان کا کون سا رنگ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے اور یہ کس طرح سے ان لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کس قسم کی تنقید ہو رہی ہے۔ شیر افضل مروت از ون آف دیم جی، جس نے خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کی، بہنوں کے اوپر بھی تنقید کی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا، عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر اور مسلسل احتجاجی سیاست کی بات کی اور ہر فورم پر عوام کے جذبات کی ترجمانی کی۔ میں نے کبھی قوم کو جھوٹی امیدوں یا کھوکھلے نعروں کے پیچھے نہیں لگایا۔ میرا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ عمران خان صاحب کی رہائی صرف بیانات یا دعووں سے ممکن نہیں بلکہ عوامی طاقت، اتحاد اور مؤثر پرامن احتجاجی سیاست سے ممکن ہے۔ میرا موقف پہلے دن بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ جب تک عوام میدان میں نہیں آئے گی، حقیقی عوامی دباؤ پیدا نہیں ہوگا۔ قوم کو سچ بتانا ہے، احتجاج کی تیاری کرنا ہی ذمہ دار قیادت کی پہچان ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں۔ ان ویڈیوز کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ ان ویڈیوز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کے پی کے اندر بھی آپ کو تحریک چلانے کی اجازت نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوستوں نے یہ شیئر کیے ہیں جی مختلف گروپس کے اندر، اور وہ سوال کر رہے ہیں اپنے قائدین سے، اپنی قیادت سے کہ یار اسلام آباد تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور بتایا جائے کہ ہم کے پی کے اندر کیوں تحریک کو نہیں چلا سکتے۔ دوستو، اس میں 2 چیزیں جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک صاحب وہ چلے گئے جی اسد کیسر صاحب کے پاس، اور انہوں نے، ان کا نام ہے جی ہجرت اللہ، اپنا پورا کاروان لے کر اسد کیسر کے گھر پہنچ گئے پوچھنے کہ یہ کون سی پولیس ہے جو ہمیں کے پی کے میں خان کی رہائی کے لیے دھرنا لگانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ گو کہ کچھ پرانی ویڈیوز تھی لیکن یہ کے پی کے اندر یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ اگر کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت عمران خان کی رہائی کے لیے خوشحال گڑھ کے مقام پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے ہیں تو خیبر پختونخوا پولیس انہیں کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ یہ ان کارکنان کے ساتھ زیادتی لوگوں نے کچھ پرانی ٹویٹس بھی کی ہیں اور وہ ویڈیوز کے ساتھ شیئر کی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اپنے قائدین سے یہ سوال کر رہے تھے۔ آج ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور کس طرح سے اس تحریک کو روکا جا رہا ہے اور کتنے رانگ نمبرز ہیں، یہ خود ہی ایک ایک کر کے دوستوں ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو جس طرح انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے وہ لوگ بھی اب ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور دوستو، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کیا کرے گی؟ منیر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ این ڈی سی کا، جس میں فواد چودھری، عمران اسماعیل، مولوی محمود، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا، اور پھر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے کوشش کی کہ وہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ ان ہو، اور اگر تحریک انصاف ان کے ٹریپ میں آ گئی تو یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو آن بورڈ لے لے گی۔ اب منیر فاروق کے بقول ان تمام لیڈرز کی، یہ جو تحریک انصاف کے لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے، سیاسی جتنے بھی لوگ تھے، ان کی فوج میں تیسرے چوتھے درجے کی قیادت کے ساتھ رابطے ہیں، اس سے زیادہ ان کے اوپر بات جو ہے وہ سنی نہیں جاتی۔ بیرسٹر گوہر کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ فوج کی سینئر قیادت ان کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کا احترام کرتی ہے، اور ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے جو وہ نہیں کر سکتے، یہ ضرور معاملہ ہے۔ تو ان کی حیثیت جی کوئی بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور یہی وہ معاملہ تھا جب ہم پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں نا کہ تحریک چلاؤ، تو تحریک کون چلائے گا؟ بیرسٹر گوہر کے تو بس کی بات نہیں کہ وہ تحریک چلا سکتے۔ تو یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ 3-4 لوگ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، یعنی سیاسی طور پہ زندہ رہنے کی۔ دوستو، خیبر پختونخوا میں ہو کیا رہا ہے؟ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تحریک نہیں چلائی جا رہی، اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہو رہی، اب ایک تنازع ختم نہیں ہوتا تو دوسرا تنازع آپ کو سر اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ سلح افریدی کے جی بھائی ہیں
نوید افریدی صاحب، ان کی سیاسی مداخلت پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر آواز اٹھ گئی ہے، اور خیبر سے منتخب عبدالغنی افریدی نے نوید افریدی کی مداخلت پر وزیر اعلیٰ سے بھائی کو روکنے کی درخواست کی ہے، اور کھلے خط میں لکھا کہ میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو نہ صرف میرے حلقے بلکہ حکومتی نظم و ضبط اور تنظیمی ہم آہنگی پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ جناب آپ کے بھائی جناب نوید مسلسل میرے حلقے کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کے باعث غیر ضروری گروپ بندیاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے جی، ایک بھائی اگر سیاست میں آ گیا تو دوسرا بھائی بھی سیاست کے اندر آنے کی کوشش کرے گا۔ تو پاکستان میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ موروثی جماعت نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو اوبیسلی جی ورکر بولے گا اور وہ سوال بھی کرے گا، اور ایک کھلے خط کے ذریعے اب یہ سوال کیا گیا۔ اس میں مینا خان افریدی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مینا خان افریدی کو اس پورے معاملے کا علم ہے، اور بدقسمتی سے ان کی تمام کوششوں کے باوجود یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب لیٹس سی کہ سہیل افریدی صاحب اس پہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ تمام معاملات اسی طرح نظر آئیں گے پہلے دن سے، کہ اگر ایک کرسی میں ہے تو دوسرا کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا یا اس کرسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف میں 300 کھمبوں کی اصلیت اب دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ اور دوستو، میں نے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ سر یہ آپ ہی کا ویژن ہے۔ اب یہ سر کا ویژن کیا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حکومت نے عوام پر کیا ظلم کیا؟ عالمی منڈی میں کمی کے باوجود پیٹرول میں اضافے کی دو بڑی وجوہات کیا تھی؟ ایک تو حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں 9.64 روپے اضافہ کیا، روپیہ مستحکم، مگر ایکسچینج ریٹ کی مد میں 4.29 روپے ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول پہ کل ٹیکس 105 روپے لیا جا رہا ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے، وزیر پیٹرولیم یہ کہتے ہیں علی پرویز ملک صاحب، کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیار پیٹرول مہنگا ہوا، اسی وجہ سے پاکستان میں بھی قیمت بڑھی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تیار پیٹرول کی عالمی قیمت کے مطابق طے ہوتی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت سعودی جو ریفائنری ہے وہاں سے خام تیل کے نرخ دیکھ کر طے کی جاتی ہے، اور پیٹرول کی قیمت طے کرنے کے لیے عالمی منڈی میں تیار پیٹرول کے روزانہ نرخ دیکھے جاتے ہیں۔ لیوی میں کتنی کمی ہوئی؟ عامر الیاس رانا صاحب نے جی اس کے اوپر ایک کلیم کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی ذمہ دار حکومتی عہدیداروں نے بتایا کہ جب ایران امریکہ لڑائی عروج پر تھی تو وزیراعظم شہباز شریف ایم ڈی IMF سے بات کر کے لیوی پر 2 ماہ کی خصوصی چھوٹ حاصل کی تھی۔ اب وہ عرصہ مکمل ہوا تو حکومت نے وعدے کے مطابق لیوی کو دوبارہ بڑھایا۔ وہی کہتے ہیں کہ IMF کا قصور ہے، شہباز شریف صاحب کا قصور نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب آئے میدان میں، انہوں نے کہا کہ جناب بھائی آپ کو کسی نے گمراہ کیا ہے اور الٹا بتایا ہے۔ جنگ کے دوران لیوی میں اضافہ کیا گیا تھا، 80 سے بڑھا کر 116 روپے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ حکومت نے ریکارڈ لیوی سے پچھلے سال آمدنی حاصل کی، بلکہ وزراء تو الٹا بول رہے تھے۔ ٹیکس ہدف ناکامی کی وجہ سے لیوی میں اضافہ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی جب تم ٹیکس نہیں دو گے نا تو پھر ہمارے پاس طریقہ یہ موجود ہے کہ ہم تم سے کیسے ٹیکس وصول کریں گے۔ فاروق سلیم صاحب، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی حکومت ہے، یعنی یہ وہ صحافی ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جنہیں پاکستان میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یہ ان لوگوں کے حالات ہیں۔ دوستو، فاروق سلیم کہتے ہیں کہ اگر عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ جائیں تو پاکستان میں 21 منٹ میں وہ پہنچ جاتی ہیں اور قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ 21 دن لگیں گے۔ میں تو اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات سمپل ہیں جی، جب عالمی مارکیٹ میں تیل بڑھے گا تو ان کو فوری طور پر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران امریکہ جنگ ہوئی تو آپ کے پاس تیل موجود تھا، پرانی قیمت پہ موجود تھا، لیکن انہوں نے پرانی قیمت پر تیل کو عوام تک نہیں پہنچایا، بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اثرات آپ کو اس پرانے تیل جو سٹاک کے اندر موجود تھا اس کے اوپر انہوں نے قیمت وصول کرنا شروع کر دی۔ یعنی پاکستان کے اندر جو ذخیرہ اندوز کرتے ہیں وہی پاکستان کی حکومت نے کیا۔ تو دوستو، یہ ہے ویژن اس حکومت کا۔ اب میں آپ کو ایک اور ویژن، یعنی سر یہ آپ ہی کا ویژن ہے۔ 4 سال پہلے سینٹ چلانے کا خرچہ تھا جی 5 ارب، اس بجٹ میں وہ 10 ارب ہو گیا۔ قومی اسمبلی کا خرچہ 8 ارب تھا، اب 17 ارب روپے مختص کیا گیا۔ MNAs کی تنخواہ 1,88,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی۔ تو سر یہ آپ ہی کا ویژن ہے اور آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آج ایک تصویر میرے سامنے سے گزری اور یہ تصویر تھی جی شہباز شریف صاحب کی، اور اس تصویر کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جی اپنے کابینہ کے لوگوں سے داد وصول کر رہے تھے۔ وہ کھڑے ہیں، باقی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک دوست نے جو اس کا کیپشن دیا وہ کیا تھا، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، چونکہ سر یہ آپ ہی کا ویژن ہے اور اس ویژن کے مطابق انہوں نے پاکستان کو کتنا ناتلافی نقصان پہنچایا۔ وزیراعظم پاکستان کا کامیابی سے غربت 28.9%، بے روزگاری 7.1%،
महंगाई 11.1%, तजारती खसारा 4 साल की बुलंद तरीन सतह 39.5 अरब डॉलर, 137.5 अरब डॉलर कर्जा। ये अहदाफ हासिल करने पर वफाकी काबीना का वालिहाना इस्तकबाल। और फिर उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने, जैसा वो कहते थे ना कि खादिम आला और मैं ही आपके लिए कोई रास्ता निकालूंगा। शहबाज शरीफ साहब वो समझते हैं जी कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और लोगों की तारीफ़ करके वो अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं इनको उभारने की कोशिश करते हैं। तो सर ये आप ही का विजन है, आप ही इस मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं। और शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि पंजाब वाले भी यही कर रहे हैं, सेनेट वाले भी यही कर रहे हैं, केपी वाले भी यही कर रहे हैं। कभी जहाज़ खरीद लेते हैं, पिछले साल उन्होंने 4 करोड़ रुपयों की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ ली। इतनी भी आप लोगों का थ्रेट है, पहले भी लोग चीफ मिनिस्टर रहे, आप नहीं देख पा रहे कि बाहर आवाम की हालत क्या है। शरीफ साहब खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे और निगरान वज़ारा रहे, तो वही समझ सकते हैं कि कितना थ्रेट होगा। मुझे जिस बात पर हैरत हो रही है कि क्या हुक्मरान तबके को ये बात मालूम नहीं कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों को तो ये नहीं पता कि उनका दिन कैसे गुजरेगा, खर्चा कैसे पूरा होगा। इधर ये हज़ार जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और ऊपर से ये और सहूलियात लेना चाहते हैं। हमने एक प्रोग्राम क्या किया था जिसमें बताया था कि साफ़ सुथरा पंजाब के मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली और आज सुना है कि एक और ने खुदकुशी कर ली है। तो ये सर आप ही का विजन है ना शहबाज शरीफ साहब, आप ही के विजन के मुताबिक लोग इस वक्त खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुल्क के अंदर हालात ऐसे बना दिए। पंजाब के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर एक ठेकेदार जो नौकरी देता है किसी भी शख्स को और तनख्वाह उसमें से कटौती करके बाकी पैसे यानी 10-15 हज़ार की उसमें से उसने दिहाड़ी लगाई, ये किस कायदे कानून के तहत हो रहा है। और ऐसी दोस्तों बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। इस किस्म की बेदर्दी, इनको एहसास नहीं। सेठी साहब ने जो बातें कही हैं, लेकिन एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान में तजर्बाकार हुकूमत हम हमेशा से सुनते रहे। अब इन तजर्बाकारों ने क्या काम किया दोस्तों, ये मुलाहिजा करें। तजर्बाकार हुकूमत के काम, पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी ये लोग सिर्फ 8,000 या फिर इससे कम कमाते हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो आलमी मेयार के मुताबिक है, इसके मुताबिक 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी तकरीबन 11 करोड़ लोग। बेरोज़गारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचोगी, ये आप ही का विजन है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 97 लाख बच्चे पंजाब में स्कूल नहीं जाते। सर ये भी आप ही का विजन है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर इसलिए आयद होती है क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा हुकूमत आपने की, आपके ख़ानदान ने आज भी हुकूमत कर रहा है। तो सर ये आप ही का विजन है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जिसमें 60 लाख से पंजाब में हैं। सर ये भी आप ही का विजन है। हुकूमत का मजमूई कर्जा 81,900 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कर्ज में माहाना बुनियादों पर 1.70% इजाफा होता है। सर ये भी विजन आप ही का ही है। 2021 यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत इशराफिया को $17 बिलियन से ज़ायद की सालाना सब्सिडीज़ देती है। और आज की खबर के मुताबिक एशियाई बैंक ने पाकिस्तान की शरह नमू घटाकर 3.7% कर दी। रवां साल अप्रैल में 4.5 की पेशनगोई की थी। महंगाई की पेशनगोई बढ़ाकर 8.3% कर दी, जो बांग्लादेश के बाद खित्ते में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सर ये आप ही का विजन है। और इस हवाले से सलमान शाह राशिदी ने लिखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कामयाबी से गुर्बत 28.9%, बेरोज़गारी 7.1% और फिर जो खसारे जिस कामयाबी से ही आप आगे लेकर जा रहे हैं, जिस पर वफाकी काबीना आपका इस्तकबाल कर रही थी, यकीनन सर ये आप ही का विजन है। ऐवान वज़ीर आला आपके विजन के मुताबिक चल रहा है और लोग आपकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, जिससे आप लोगों की शान में कसीदे पढ़ते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना पड़ेगा, अगर इसी तरह ये 1 बरस और निकालने की कोशिश करेंगे या इस टेन्योर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब इस बैगेज को मज़ीद नहीं उठाएगी। इसलिए तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि वक्त हुआ चाहता है तब्दीली का, और तब्दीली ऐसी आएगी कि आने वाले इनको बता देंगे कि तब्दीली किसे कहते हैं, क्योंकि निज़ाम को लपेटने की दोस्तों कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। और एक हाइब्रिड रजीम, एक ऐसा निज़ाम जहाँ पर बाबू लोग होंगे और सियासतदान को, डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए रांदा दरगाह कर दिया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान की सियासत में ना सियासतदान हमेशा झूठ बोलता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और चीज़ होती है, लेकिन कौम के साथ जब आप झूठ बोलते हैं तो मगरिब में तो खैर इसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है और कौम आपके ख़िलाफ़ हो जाती है। अब हुआ क्या है जी, मरीम नवाज़ क्या कहती रही माजी के अंदर। जनवरी 2021 को उन्होंने लिखा क्या अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, 15 जनवरी 2021 की बात है। वो लिखती हैं कि इसी माह दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। हर रोज़ महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक नई क़यामत ढाई जा रही है। आप पूछते हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन आवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर आवाम पर आपके मज़ालिम देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और फिर महंगाई मार्च हुआ। आज अगर अलीमा खान ये बात कर रही है तो बजा वो सवाल करती हैं चकजई से कि निकलते क्यों नहीं, तहरीक चलाते क्यों नहीं।
दोस्तों 3 अप्रैल 2022 जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो मरीम नवाज ने कहा कि कौम को महंगाई, नाअहली, नालायकी और तारीख की हर लिहाज से बदतरीन हुकूमत से निजात मुबारक हो। अब अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कभी वो अच्छे दिन नहीं आए। और मैं आपको ना ये तकरीबन कोई 4 साल पुरानी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वो तमाम ट्वीट्स हैं जो मरीम नवाज़ ने 2022 के अंदर पाकिस्तान में आवाम को खुशखबरी सुनाई थी। आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तेल की कीमतों में और महंगाई के तूफ़ान में ये कौम इस वक्त फंसी हुई है। 3 जून 2022 को लिखा कि IMF इमरान खान की हुकूमत के ज़ालिमाना मुआहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। हमें आवाम की तकलीफ़ का एहसास है। महंगाई ने पिछले 4 साल से आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। इस वक्त मुल्क की माशी बुनियादों को मजबूत करने की ज़रूरत है, की जा रही है। इंशाल्लाह मुस्लिम नून ही फिर आवाम को रिलीफ देगी। लेकिन 4 साल गुजर गए, ये रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि मैडम और चचा हुजूर ये आप ही का विजन है। फिर 2019 में लिखा कि रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। हुकूमत महंगाई से परेशान आवाम से जीने का हक छीन रही है। रोज़गार रुक गए, मजदूर घर बैठ गए, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें वही पुरानी हुकूमत बताए कि मजबूर आवाम उनकी नाहली और नालायकी का बोझ मजीद कैसे बर्दाश्त करे। तो ये वो विजन था इस ख़ानदान का। और दोस्तों, हलाल क्रिप्टो और हराम क्रिप्टो, अब इसमें फ़र्क क्या है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा जारी किया जिसमें डिजिटल एहसासों के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की। खबर अब ये आ रही है कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया कि क्रिप्टो करेंसी को हलाल उन्हें किसी सूरत भी करार नहीं दिया जा सकता। उसके बाद बिलाल बिन साकिब साहब जो थे वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो उठे और चले गए मुफ्ती तकी उस्मानी से मिलने के लिए। और फिर उन्होंने कुछ बातें कही कि आज मेरी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के डिजिटल असासों और उनकी शरई हैसियत के हवाले से जारी गुफ्तगू पर एक तामीरी नशिस्त हुई। हम एक बुनियादी मकसद पर मुतफिक हैं, पाकिस्तानी आवाम को धोखा दही, इस्तेहसाल और माली नुकसान से महफूज रखना। मैंने इस बात का इजहार किया कि ब्लॉकचेन, डिजिटल एहसास से स्टेबल कॉइन्स और हकीकी दुनिया के एहसासों की टोकनाइजेशन मुख्तलिफ इकसाम की टेक्नोलॉजीज़ और इस्तेमाल पर मुश्तमिल है। इसलिए उन्हें सिर्फ एक ही जाविये से देखने की बजाय उनका मोहतात तकनीकी जायज़ा और साथ ही जामे शरई तहकीक और जांच ज़रूरी है। जैसे जैसे ये शोबा तरक्की कर रहा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुमताज़ उलमा, रेगुलेटर्स और सनत के माहिरीन के दरमियान मुसलसल राब्ता और मुशावरत जारी रहेगी, ताकि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इस्लामी असूलों और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ की मुकम्मल समझ बूझ और दोनों के बुनियाद पर तश्कील पाए। देखिए जी, बड़ी आसान सी बात है। डिजिटल असासा, इसकी प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, और डॉलर के का भी यही हालात हैं। लेकिन एक ऐसी कीमत जो आप जिसका तयन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स पे किया जाए जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? और जिसका किसी जीडीपी से ताल्लुक़ नहीं है, किसी आपकी पाकिस्तान के अंदर तो खैर लोग अब इसे ख़रीद नहीं सकते। इन्होंने मालिक साहब की, मुझे वो गुफ्तगू याद है जब उनसे सवाल हुआ ना कि हम इसे किस तरह से ले सकते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। तो ऑब्वियसली जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं वो पहुंच गए और उन्होंने फिर इस फतवे के हवाले से अपनी कुछ गुजारिशात जो हैं वो मुफ्ती साहब के सामने रखी। मैं इस पर ना तफसील से अलग भी बात करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी का मामला क्या है, हलाल हराम क्रिप्टो करेंसी कैसे हो सकती है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। तो सर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की गुफ्तगू और फिर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा कि गोल्ड ट्रेडिंग दुरुस्त नहीं, जबकि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्लियरेंस अब तक हमने नहीं दी है। तो ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से भी ये इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर कर दूँ कि जिस मुल्क के अंदर आप इंटरेस्ट देते हो ना, कर्जा आपने लिया, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इकॉनमी किस तरह से हलाल हो गई? हम अपने मुल्क की मईशत को इसी जाविये से देख रहे हैं कि कर्जा लो, मुल्क चलाओ, तो आप उसके ऊपर एक इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद आप अदा कर रहे हैं। मैं आपको ना बार बार ये बातें इसलिए बताता हूँ कि आपका पूरे का पूरा निज़ाम ही सूदी निज़ाम है। डॉक्टर इरशाद साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे जब उन्होंने इस पर बात करना शुरू की तो उन्हें पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल से गायब कर दिया गया। तो यही हकीकत थी। हम किस तरह से सूदी निज़ाम को एक्सेप्ट करें और क्यों करें? अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।